Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's video going to be really important क्योंकि आज हम बहुत ही important session को discuss करने वाले हैं which is on mental retardation and orthopedic impairment. इसके अंदर हम different types of disabilities को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ किस तरह से हम disability को कर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, तो इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपने कई सारी टर्म्स सुनी होगी पहले भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है, एपिलेप्सी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज क्या होती है, स्पाइना बिफिडा क्या है, तो इन सब डिसेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखना और सेशन के एंड में हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ताकि अगर कोई भी डाउट है तो हमारे उसी क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो जाए और इससे फर्दर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले हम एक टर्म यहाँ पे सीखते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मेंटल के साथ रिटार्डेशन दो ये जो टर्म्स है वो यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, आपने जनरली ये टर्म सुनी होगी अपने फिजिक्स और इंजीनियरिंग के फील्ड में। रिटार्डेशन करना, रिटार्डेशन यानी कि रोकना। आपकी यहाँ पे एंटोमिनन होता है, ये अपोजिट होता है किसका, ये एक्सेलरेशन का, जो आपकी ग्रोथ को यहाँ पे रोक रहा है। तो रिटार्डेशन आपका यही है कि जो आपकी यहाँ पे ग्रोथ को रोक रहा है, डेवलपमेंट को रोक रहा है, एक तरह से हिंड्रेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। जब बात करते हैं मेंटल रिटार्डेशन की, तो ये सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि आपके मेंटल ग्रोथ को रोकना है, मेंटल कैपेसिटीज को रोकना, फंक्शनिंग को रोकना, तो ये मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल की पावर को डिमिनिश्ड कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड जो एक्सपेक्ट होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग वो नहीं कर पा रहा पर्सन, तो ये मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे कहला रहा है सारा का सारा प्रोसेस। और जो पर्सन यहाँ पे मेंटल ही यहाँ पे रिटार्डेशन से ग्रसित होता है तो उसको यहाँ पे मेंटल रिटार्डेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है आपको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन दी हुई है। मतलब ये क्या कहते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे रेफर करता है एक तरह का सब्सटेंशियल लिमिटेशन आपके प्रेजेंट फंक्शनिंग के अंदर। मतलब एक तरह की लिमिटेशन हो रही है आपके फंक्शनिंग के अंदर, आपके मेंटल प्रोसेसिंग के अंदर। इसके अलावा ये कैरेक्टराइज होता है बाय द सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कंकरेंटली विद रिलेटेड लिमिटेशन। मतलब जो आपके यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, ये ना सिर्फ आपके मेंटल प्रोसेसिंग को, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को रोक रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो आप काम कर रहे हो उसको भी रोक रही है। जैसे कि लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना, सोशल स्किल्स डेवलप करने को रोक रही है, सेल्फ केयर को रोक रही है, कम्युनिकेट करने को ये आपको रोक रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि मेंटल रिटार्डेशन के थ्रू ये हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन की हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन इसके साथ ये देखते हैं कि ये एक कैसे पता यहाँ पे लगाए कि एक पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड है। तो इसके लिए भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे कि फिजिकली किस तरह से हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाए दैट द पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, तो उसके लिए यहाँ पे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि जब हम एक पर्सन मेंटली रिटार्डेड होता है तो उसका हेड का जो सर्कमफेरेंस है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइज पर्सन से। ठीक है, नॉर्मल हेड साइज और नॉर्मल हेड साइज पर्सन का यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, वो इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है उसका जो हेड का सर्कमफेरेंस है वो छोटा होता है। इतना होना चाहिए, जैसे ब्लू पोर्शन देख रहे हो इतना होना चाहिए, लेकिन इससे कम है। तो ये क्या है, ये मेंटली रिटार्डेड होता है क्योंकि उसको उसके ब्रेन को यहाँ पे पूरी तरह से जगह नहीं मिल पा रही है डेवलप होने की। तो जिस तरीके से उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो रुक रही है, अरेस्ट हो रही है। और ये जो पर्सन है इसको माइक्रोसिफेली कंडीशन है, माइक्रोसिफेली डिजीज से ये ग्रसित है। ठीक है, ये इस सिचुएशन को हम कह रहे हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड पर्सन होता है वो डाउन सिंड्रोम से यहाँ पे सफर कर रहा होता है।
रिसर्चेस हुई, कई सारी स्टडीज हुई, तो पाया गया कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन यहाँ पे डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा होता है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो कि मेनली क्या है, जिनका जो फेस है ना वो मून लाइक की तरह होता है, मतलब चांद की तरह गोल फेस होना, उनकी आईज एकदम छोटी छोटी इस तरीके के होते हैं वो लोग, ठीक है। उनकी मतलब शॉर्ट नोज होना, उनकी जो थिक्स जो मतलब जो उनके फिंगर्स है वो थिक होती है, मुड़ी भी फिंगर होती है, ठीक है। हमेशा वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और मतलब वो मतलब धीरे धीरे करके बोल रहे होते हैं। मतलब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप इनसे पता कर सकते हो कि पर्सन यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड है। और उनकी जो टंग है ना वो फिशर्स होते हैं उनकी टंग में, मतलब कई सारे उनकी टंग के अंदर लकीरें होती है और मतलब उनके क्रैक पड़े होते हैं उनकी टंग में। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ये जो पर्सन है ये हाइड्रोसिफेलिस से सफर कर रहे होते हैं, मतलब इनके जो हेड होता है इनके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। लार्ज यहाँ पे काफी बड़ा बन जाता है, जितना बनना चाहिए नॉर्मल साइज का उतना नहीं हो पाता, बढ़ जाता है, काफी बड़ा सर बन जाता है इनका। और क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड यहाँ पे लिक्विड फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोसेफेलिस की भी कंडीशन इनको होती है। तो आई होप आपको ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आगे हो गई। इसके अलावा हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मेंटली रिटार्डेड पर्सन के ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव, मतलब कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होते हैं कि ये पर्सन लैक ऑफ अटेंशन होता है किसी चीज़ को, ये देर तक यहाँ पे अटेंशन नहीं कर पाते, सस्टेन अटेंशन इनके अंदर नहीं होती, ईजिली डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी काम को करने में, ठीक है। और ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और एक ये रीजनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप इनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दो तो ये काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको, इजिली ये सॉल्व नहीं कर पाते। और इनका जो मेंटल स्टेजेस का जो डेवलपमेंट होता है वो कितने तक रह जाता है, कंक्रीट तक रह जाता है, ठीक है। कंक्रीट से आगे बढ़ ही नहीं पाता, कंक्रीट तक रह जाता है। ये आपने पियाजे की स्टेजेस पढ़ी होगी जिसके अंदर कई सारे स्टेजेस होती है। तो कंक्रीट स्टेज किसकी आती है, 7 से लेके यहाँ पे 11 तक की स्टेज, मतलब इतना ही ये ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज की तरफ ये पहुंच ही नहीं पाते, लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो इनका यहीं पे ही पूरी मेंटल प्रोसेसिंग रुक जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो रेट ऑफ स्पीच होती है वो स्लो होती है, मतलब वो धीरे धीरे करके चीज़ों को बोलते हैं, जैसे नॉर्मल स्पीड होती है एक पर्सन की वो नहीं ये अटेन कर पाते, ठीक है। चीज़ों को ईजिली रिकॉल नहीं कर पाते और जल्दी ही भूलते हैं, मेमोराइजेशन पावर इनकी अच्छी नहीं होती। तो ये सब कुछ मेंटल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन की। इसके अलावा देखते हैं कुछ पर्सनैलिटी और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पे देखें तो ये पर्सन के अंदर लो मोटिवेशन लेवल होता है। अगर आपको कभी भी विजिट करने का मौका मिले कहीं पे भी, अगर आप मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर आप कभी भी विजिट करें तो वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि उनका बिहेवियर ही अलग होता है। मतलब अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो बात नहीं करते आपसे, मतलब वो एक तरह का शाइनेस होता है उनके बिहेवियर में। वो आपसे मतलब काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर आपको दिखाते हैं, जल्दी से चिढ़ जाते हैं, अपनी चीज़ों को वो शेयर नहीं कर पाते। तो ये क्या है, मतलब वो सोशल और इमोशनल मैच्योरिटी वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपनी मेंटली रिटार्डेशन के कारणवश, ठीक है। तो ये कुछ इनकी कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर आप कभी भी नोटिस करें तो ये घुलते मिलते नहीं है नॉर्मल पर्सन से, मतलब हम जैसे लोगों से ये मिलते नहीं है, जल्दी ये यहाँ बात नहीं करना पसंद करते हैं। तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पुअर सेंसिटिविटी होती है और कभी कभी यहाँ पे ऐसा बिहेवियर होता है कि खुद को ही इंजरी क्रिएट कर रहे होते हैं, खुद को ही अपने आप को मार रहे होते हैं। तो ये कुछ पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन के होते हैं, ठीक है। लो मोटिवेशन तो होता ही है, लो सेल्फ एस्टीम भी इनके अंदर होती है, ठीक है। अब ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होते हैं। अब बारी आती है कि इनको डिटेक्ट कैसे करें। मतलब हमें पता चल गया कि मेंटल रिटार्डेड पर्सन है वो किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको हम किस तरह से रोकें, मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति को किस तरह से रोकें। तो इसके लिए भी हम कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे कि अर्ली डिटेक्शन होना। अर्ली डिटेक्शन यानी कि यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड पर्सन को यहाँ पे रोक देना, मतलब मेंटल रिटार्डेशन की स्थिति को ही रोक देना, पहले ही इसको हम कर्ब कर दे, पहले ही उसे रोक दे अर्ली डिटेक्शन करके। अब अर्ली डिटेक्शन की भी कई सारी यहाँ पे टेक्निक्स होती है। अब जैसे कि कोई भी मदर है यहाँ पे
कंसीव कर रही होती है, तो यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे डॉक्टर के पास जाती है, टेस्ट करवाती है, तो टेस्ट के थ्रू ही ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो जीन यहाँ पे जो बच्चे का जो कैरी कर रही है, वो जो फीटस को वो कैरी कर रही है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके पता कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि डिटेक्शन कैसे करें बर्थ से ही पहले, तो डिटेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे टेस्ट करके, ठीक है। अगर कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है उसको स्क्रीन करके हम टेस्ट कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग कैसे होती है, अगर मान लो यहाँ पे जो फीटस के अराउंड यहाँ पे फ्लूइड बन रहा होता है, तो उस फ्लूइड को यहाँ पे चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई यहाँ पे मेटाबॉलिक डिजीजेस तो नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पे उसको तभी डिटेक्ट कर लिया जाता है, तभी उसको क्योर कर लिया जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो, यानी कि कोई भी डिफेक्टिव जीन कैरियर हो, तो उसको हम किस तरह से रोकें ताकि बच्चे के अंदर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, यहाँ पे फीटस को यहाँ पे इफेक्ट ना कर पाए। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है जो हम कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के थ्रू। इसके अलावा डिटेक्शन कैसे करना, यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ, कि बर्थ के समय किस तरह से डिटेक्ट कर पाए। अब यहाँ पे बर्थ के समय भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि कई सारे टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट लेकर, ब्लड टेस्ट लेकर बच्चे का, ठीक है, न्यूबॉर्न का यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बर्थ के समय कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब फिनाइल पायरुविक एसिड बनने लग जाए बच्चे के अंदर यहाँ पे, तो उसको हम किस तरह से रोके, तो उसके लिए भी यहाँ पे कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि डॉक्टर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये जो फिनाइल प्योरिक एसिड है ना फ्रेंड, ये आपका एक ऐसा एसिड है जो कि मेंटल रिटार्डेशन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेड बना रहा है। तो इसको हम किस तरह से रोके, किस तरह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को यहाँ पे रोक सके, तो इसको यहाँ पे डिटेक्ट करके उसके इफेक्ट को यहाँ पे कम किया जाता है डिटेक्शन के थ्रू, और प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे साइंटिफिकली तरीके से हम नहीं देख सकते, अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री को भी देख सकते हैं। अगर कोई भी मदर है, उसकी फैमिली में किसी को हुआ हो, मेंटली रिटार्डेड पर्सन हो कोई, तो ये पॉसिबिलिटीज होती है कि यहाँ पे आने वाली जो जनरेशन है वो भी मेंटली रिटार्डेड हो सकती है। तो हिस्ट्री को जानकर ही हम क्योर कर सकते हैं, तो आगे जाके सिचुएशन ही ना हो, हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनाई ना कि यहाँ पे बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड हो, तो एक तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मदर यहाँ पे जो प्रेग्नेंट मदर है, तो उसके लिए किस तरह से एक हेल्दी कंडीशन क्रिएट करे कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड ना हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इन सब फैक्टर से, इन सब चीज़ों से हम यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं और इस सिचुएशन को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है अब असेस कैसे करें। मतलब अब ये असेसमेंट का एक तरीका है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो पा रही है एक पर्सन की कि नहीं हो पा रही है। इसके लिए एक टेस्ट आया था, डेविड वेशलर ने टेस्ट दिया था 1939 में, जिसको हम वेशलर इंटेलिजेंस स्केल के नाम से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये हमारा यूजुअली हम कंडक्ट करते हैं अपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन को नापने के लिए कि हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारा जो मेंटल फंक्शनिंग है वो सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो इसके अंदर कई सारे हम टेस्ट लेते हैं, कई सारे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। जो भी ये यहाँ पे कोई भी ये टेस्ट को कंडक्ट कर सकता है, और जो यहाँ पे टेस्ट को कंडक्ट कर रहा होता है उसके अंदर कई सारे सबसेट्स होते हैं। उन सबसेट्स को यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है यहाँ पे, और उस सबसेट्स के अंदर कई सारी ऐसी सिचुएशन दी जाती है पर्सन को कि इस पे एनालिटिकल जज किया जाता है, डिडक्टिवली इंडक्टिवली पर्सन को जज किया जाता है, और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे स्कोर किया जाता है, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे उनको स्कोर किया जाता है, और स्कोर के हिसाब से देखते हैं कि पर्सन यहाँ पे कितना यहाँ पे उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन अच्छा है। अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा ही अच्छा होता है, मतलब 130 लेवल से भी ऊपर जा रहा होता है, तो मतलब वो पर्सन क्या होता है,
वो गिफ्टेड पर्सन कहलाता है। लेकिन अगर वही पर्सन का जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो लो जा रहा है, मतलब 70 से भी नीचे जा रहा है, तो पर्सन यहाँ पे हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं यहाँ पे कि पर्सन का जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कम है, जो उसकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो उसको वहाँ पे यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसके थ्रू, एक यहाँ पे टेस्ट है वेस्टर इंटेलिजेंस स्केल के थ्रू। और यहाँ पे कई तरह से यहाँ पे सिवियरिटी को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सिवियरिटी को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया है। और यहाँ पे ना जो भी IQ स्कोर होते हैं उसको यहाँ पे रिलेट किया जाता है मेंटल रिटार्डेशन से, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन से यहाँ पे इसको रिलेट किया जाता है उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को। अगर एक पर्सन यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एवरेज लेवल परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे मॉडरेट कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वही पर्सन यहाँ पे बिलो एवरेज जा रहा है, मतलब 70 से नीचे उसका IQ स्कोर आ रहा है, तो मतलब उससे यही कह सकते हैं कि वो सीवियर उसका कंडीशन है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, असेस करने की उसे ज़रूरत है। अगर ज़्यादा ही लो जा रहा है, मतलब 20 IQ लेवल से भी नीचे जा रहा है, बिलो 20 जा रहा है, तो मतलब पर्सन यहाँ पे क्या है, पूरा ही ये प्रोफाउंड है, पूरा ही यहाँ पे मोरॉन है, इडियट है। तो इस तरीके से हम पर्सन को यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो डेविड का वेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल था, ये आपका कई बार आया था, मतलब इसमें कई तरह की मॉडिफिकेशन हुई थी, कई तरीके की मॉडिफिकेशन के बाद ये आता गया था। ये हर एज ग्रुप के लिए बना हुआ है, जैसे कि अडल्ट के लिए अलग ये इंटेलिजेंस स्केल बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों के लिए अलग यहाँ पे स्केल बना हुआ है। तो और यहाँ पे प्राइमरी स्केल, जो प्री स्कूलर और प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग यहाँ पे स्केल ऑफ इंटेलिजेंस बना है। तो इन सबके इंटेलिजेंस स्केल के थ्रू हम बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल को हम नाप सकते हैं, ठीक है। और ये जो वेस्टर टेस्ट था हमारा, इसके अंदर कई सारे सेवरल सबसेट्स होते हैं। इन सबसेट्स को हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सबसेट्स आपके कई तरीके के हैं इसके अंदर, मतलब यहाँ पे वर्बल भी सबसेट्स है, नॉन वर्बल भी यहाँ पे सबसेट्स होते हैं। यहाँ पे वर्बल सबसेट्स यानी कि आपको ऐसे सबसेट्स जिसके अंदर कुछ टास्क है जो आपसे वर्बली परफॉर्म करवाए जाते हैं, कि वोकैबुलरी टेस्ट लिया जाता है आपका यहाँ पे वोकैबुलरी टेस्ट लेने के साथ आपको एक सिचुएशन दी जाती है, डिटेक्टिवली आपको रीजनिंग प्रॉब्लम दी जाती है कि आप उसको सॉल्व करते हो, उसके बेसिस पे ये दिखाया जाता है कि आपका IQ लेवल कितना है। और यहाँ पे नॉन वर्बली देखा जाए तो नॉन वर्बली आप किस तरह से सिचुएशन को यहाँ पे समझ पा रहे हैं, किस तरह से एक्ट कर पा रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, मतलब आप यहाँ पे इम्पल्सिव तो नहीं है ज़्यादा। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ना जब ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो एक और यहाँ पे टर्म और एक और यहाँ पे इफेक्ट निकल कर आया, जिसको हम यहाँ पे फ्लाइन इफेक्ट के नाम से जाना गया। फ्लाइन इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइन इफेक्ट है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे से टेस्ट होता गया तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन निकाली गई कि अगर हम सेम टेस्ट यहाँ पे 2 जनरेशन में करें, मतलब एक वही टेस्ट अगर हम यहाँ पे जो ओल्ड जनरेशन पे करें और वही टेस्ट हम यहाँ पे यंग जनरेशन पे करें, तो इन दोनों का जो IQ लेवल है ना वो अलग है, उनके अंदर डिस्क्रिपेंसीज जाग रही है। मतलब जो यंगर जनरेशन है ना वो ओल्डर जनरेशन से अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। तो ये एक तरह का इफेक्ट निकल कर आया था इस वेस्टर टेस्ट के दौरान, ठीक है। और ये किसने ये ऑब्जर्व किया था, ये जेम्स ऑफ फ्लाइन ने ये ऑब्जर्व किया था। तो उन्हीं के नाम से ही ये फ्लाइन इफेक्ट यहाँ पे आया, ठीक है। उन्हीं के नाम से फ्लाइन इफेक्ट यहाँ पे आया था। और इन्होंने देखा कि अगर यहाँ पे जो भी यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन से अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, तो इसके पीछे कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का सबसे बड़ा इफेक्ट आ सकता है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यूट्रिशन लेवल अगर यहाँ पे यंग जनरेशन को अच्छा मिल रहा है ओल्ड जनरेशन से अलग, तो ये कारण हो सकता है कि यंगर जनरेशन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पा रही है ओल्डर जनरेशन से। और फ्रेंड्स जैसे कि आप ये पता कर सकते हो, अब जैसे आप हमारी जनरेशन को कंपेयर करो, आप हमारी जो 90s बॉर्न वाली इनकी जनरेशन को आप कंपेयर करोगे किससे, मतलब आज के जो बच्चे हैं जो अभी 21 सेंचुरी में बॉर्न है उनसे कंपेयर करोगे, तो आप क्या देखते हो कि मतलब वो पैदा होते ही इतने इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें सारी की सारी नॉलेज पहले से ही होती है।
कैसे हम यहाँ पे टैबलेट्स चला पाते, किस तरह से फोन के अंदर वो ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो क्या है, ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, क्योंकि हमारे दौर में इतनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, उतनी ये एनहांस नहीं थी जिस तरीके से यहाँ पे यंगर जनरेशन के दौरान यहाँ पे आई है। क्योंकि यंगर जनरेशन है वो फोन के ही दौर में ही पैदा हुए, तो उनको वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा होगी। हमारे टाइम में नहीं थे फोन, हमें नहीं नॉलेज थी। तो यही एक तरह का इफेक्ट लेकर आता है आईक्यू लेवल पे। अगर आप हमारा आईक्यू लेवल टेस्ट करोगे, अपना आईक्यू लेवल टेस्ट करोगे ना बच्चों से, तो आपका यहाँ पे कम आएगा, बच्चों का यहाँ पे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यही ऑब्जर्व करने को मिला था फ्राइन को भी, ठीक है, जेम्स फ्राइन को भी। तो उन्होंने ही ये यहाँ पे बताया था कि जब भी हम टेस्ट करते हैं तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसेट्स देख लेते हैं। कुछ सबसेट्स यहाँ पे होते हैं जो कि बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पे 14 तरीके के सबसेट्स थे, ठीक है। अब जैसे कि आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे सिचुएशन दी जाती है कहीं यहाँ पे, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही पर्सन यहाँ पे एक्ट करता है, और यहाँ पे प्रॉब्लम दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करता है, और यहाँ पे आईक्यू लेवल यहाँ पे मेजर किया जाता है। यहाँ पे 5 तरीके के इंडिसेस होते हैं, मतलब 14 जो सबसेट्स होते हैं ये 5 तरीके के इंडिसेस में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से, जैसे ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन स्केल, परसेप्शनल रीजनिंग स्केल, वर्किंग मेमोरी स्केल, प्रोसेसिंग स्पीड स्केल, तो ये इसके अंदर ही डिवाइडेड होते हैं 14 सबसेट्स। 14 सबसेट्स क्या है, 14 सबसेट्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है जो आपको दिए जा रहे हैं और आप उसको परफॉर्म करते हो, उसके बेसिस पे स्कोरिंग की जा रही है। ठीक है, अब जैसे कि पहला आप देखो यहाँ पे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन स्केल, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन स्केल्स के अंदर ऐसे तरह के टेस्ट होते हैं जो कि कंप्लीटली आपकी यहाँ पे टेस्ट दिए जाते हैं सिमिलैरिटी को दर्शाने के। मतलब आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दे देंगे, आपको इनके बीच के अंदर डिस्क्रिपेंसीज बतानी है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिस्क्रिपेंसीज है, क्या डिफरेंशिएशन आप कर पा रहे हो कि नहीं, तो ये आपको टेस्ट दिया जाता है। वोकैबुलरी के अंदर आपसे यहाँ पे आपका वोकैबुलरी टेस्ट लिया जाता है कि आपको कितनी आपको समझ है इन वर्ड्स की, क्या आप इजिली आप कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो ये सब कुछ आपको टेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट लिया जाता है। इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में यानी कि ये एक तरह की डिग्री जो यहाँ पे आपकी मेजर करती है यहाँ पे कि आपको अपनी यहाँ पे कल्चर की कितनी नॉलेज है, कितना जानते हो अपने कल्चर के बारे में, कितना यहाँ पे आप इजी तरीके से जो टर्म्स है उसको यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग, तो ये सब कुछ यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। परसेप्शुअल रीजनिंग स्केल के अंदर परसेप्शुअल रीजनिंग स्केल के अंदर यहाँ पे आपको टेस्ट दिए जाते हैं, जैसे कि ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट इसके अंदर होता है। ठीक है, ब्लॉक डिजाइनिंग यहाँ पे टेस्ट होता है, मतलब स्पेस की कितनी नॉलेज है, पर स्पेस के बारे में कितनी आपको समझ है, पजल्स आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे रीजनिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे रीजनिंग आपको डिडक्टिवली दी जाती है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको दी जाती है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके के सबसेट्स आपको दिए जाते हैं, इस तरीके के टास्क दिए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है और उसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होती है। अगर यहाँ पे वर्किंग मेमोरी स्केल की बात करें तो यहाँ पे आपको अर्थमेटिक सिचुएशन दी जाती है, आपको सीक्वेंस करने को दिया जाता है। अब जैसे कि हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पेपर 1 का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, आपको वो रीजनिंग करने को बोलता है, जैसे कि ये है आप इसको अर्थमेटिक मतलब एपी निकालने को कहता है, जीपी निकालने को कहता है, और इस तरह के सीरीज के आपको प्रॉब्लम देता है, उसके बीच में आपको निकालना पड़ता है कि आगे आने वाली कौन सी डिजिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है, एपी निकालना पड़ता है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना पड़ता है, जीपी निकालना पड़ता है, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना पड़ता है, यहाँ पे आपको मीन निकालना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको टास्क यहाँ पे दिए जाते हैं और आपके आईक्यू के लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। प्रोसेसिंग स्पीड रेट की बात करें तो यहाँ पे आपकी कोडिंग की कितनी क्षमता है, कोडिंग आप कर पा रहे हो कि नहीं। अब कोडिंग कैसे करते हो, अब जैसे कि यहाँ पे पैटर्न वाले टेस्ट दिए जाते हैं आपको। ठीक है, पैटर्न वाले टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि एक पैटर्न आपको इस तरीके से बना हुआ है, दूसरा पैटर्न आपको कहेगा कि ये इस तरह से है, तो तीसरा पैटर्न आप कौन सा आएगा, तो आपको ये कोडिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे जैसे कि जो हमारे इजोटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, पेपर 1 में इजोटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इजोटी पता है, AJOTY, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इनको कोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और तो ये सब कुछ आपको प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे आपका IQ लेवल है, IQ स्कोर यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक ये बताया था, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे पाई गई कि जो भी यहाँ पे जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं इंटेलिजेंस स्कोर्स के, वो क्या है, जो भी रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं ना इंटेलिजेंस टेस्ट के, वो बेल कर्व को फॉलो कर रहा है, ठीक है, बेल कर्व को फॉलो कर रहा है। और जो यहाँ पे ग्राफ है वो जनरल जो शेप किसकी ले रहा है, बेल की, ठीक है, बेल की ये शेप ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी IQ के स्कोर निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है ट्रेट का, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है ट्रेट का। और जो भी यहाँ पे इंटेलिजेंस के जो स्कोर यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं वो एक रेंज के अंदर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, या वो एक रेंज के अंदर निकल कर आ रहे हैं। अगर नॉर्मल पर्सन के जो मार्क्स आप देखोगे यहाँ पे, तो वो कितने से कितने तक आ रहे हैं, यहाँ पे 85 से 115 के बीच में ही ये आ पाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो रेंज है ये आपकी फ्रिक्वेंटली यहाँ पे अकर हो रही है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, वेट, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो एवरेज जो IQ स्कोर होता है ना, एवरेज IQ स्कोर होता है वो क्या होता है हमारा, वो यहाँ पे 100 दिया जाता है, ठीक है। IQ टेस्ट का यहाँ पे एवरेज यहाँ पे 100 दिया जाता है। और यहाँ पे SD क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डिस्क्राइब करा है कि हाउ द डेटा आर डिस्पर्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है। लार्ज डेटा सेट से जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स है, कितना डेविएट कर पा रहा है, अपनी मीन से कितना डेविएट है। क्योंकि जनरली अगर हम देखें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के स्कोर है वो यहाँ पे 100 निकल कर आ रहे हैं, लेकिन उस 100 से, उस एवरेज से वो कितना यहाँ पे डेविएट कर रहा है। अगर ज्यादा ही डेविएट कर रहा है यहाँ पे अबव हायर साइड पे, तो यानी कि पर्सन है वो ज्यादा ही यहाँ पे इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे उतना ही दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लो जा रहा है, यहाँ पे बिलो एवरेज है, तो यानी कि पर्सन उतना ही यहाँ पे मोरॉन है और उतना ही यहाँ पे कम अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है और बेल कर्व के रूप में यहाँ पे दिखाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको पॉइंटिंग दी गई थी, ठीक है, पॉइंटिंग दी गई थी कि जो बेल कर्व है यहाँ पे कितने से कितने तक स्कोरिंग यहाँ पे दी गई है। मॉडर्न IQ टेस्टिंग में देखें, अगर यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो 15 है। दूसरी तरफ अगर स्कोर यहाँ पे देखें 85 है, ठीक है, स्कोर यहाँ पे क्या है 85 है। अगर यहाँ पे 15 यहाँ पे पॉइंट है जो स्टैंडर्ड डेविएशन का, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पर्सन है उसने कितना स्कोर किया है, 85 स्कोर किया है। अभी आपको बताया ना कि जो यहाँ पे नॉर्मली जो स्कोर होता है हमारा, जो रेंज में हम देखते हैं वो 85 से यहाँ पे देख रहे हैं 1115 तक, ठीक है, 85 से यहाँ पे 1150 तक यहाँ पे देख रहे हैं। अगर एक पर्सन का यहाँ पे स्कोर 85 आ रहा है तो उसको यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन तक वो डेविएटेड है, ठीक है, उसको 15 पॉइंट यहाँ पे दिए जाते हैं। और अगर यहाँ पे 155 है, ठीक है, अगर 70 स्कोर है तो इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसको भी यहाँ पे अलग अलग लेवल पे देखा जाता है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे यहाँ पे इसको देखा जाता है। तो ये आपको कुछ कंडीशन दी हुई थी कि किस तरह से हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो यहाँ पे जो स्कोर होता है यहाँ पे 85 और 115 के बीच में ही होता है। मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो पर्सन का जो स्कोर है वो इतना ही आता है। लेकिन कुछ ही एक्सेप्शनल केस में होता है कि 130 से ऊपर चला जाए और 70 से नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये आपको एक तरह की कंडीशन बताई हुई थी वेशर टेस्ट के अंदर कि एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाता है बेल शेप का। यहाँ पे जो डेटा की जो वैल्यू, जो ह्यूमन टेस्ट की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कैसी आती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आती है, उसकी तरह ये रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा किस तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे किस तरीके से स्कोरिंग दी जाती है, स्कोरिंग के हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अगर बिलो 70 यहाँ पे मार्क्स है तो यानी कि एक्सट्रीमली लो है, मतलब एक्सट्रीमली लो है उसका परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे 70 से 79 तक जा रहा है तो यानी कि ये बॉर्डर लाइन पे उसके मार्क्स आ रहे हैं। अगर 80 से 89 तक जो उसके मार्क्स आ रहे हैं तो वो लो लेवल एवरेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है।
90 से 109, अगर एक पर्सन है 90 से 109 तक उसके मार्क्स यहाँ पे आए तो वो क्या है, यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या है, एवरेज है। अब जैसे कि 90 से 109 आप ये देख सकते हो, अगर देखा जाए तो 70 से 115 से लेके 70 तक का स्कोर यहाँ पे, तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो कंसीडर की हुई है, यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक वो डेविएट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ज्यादा ही अगर IQ स्कोर आता है तो 130 तक और अबव है तो वो सुपीरियर लेवल से कंसीडर किया जाता है पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे IQ लेवल यहाँ पे दिया जाता है। और जनरली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्कोर है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, 85 से 150 तक। और यहाँ पे 100 क्या है, 100 यहाँ पे आपका एवरेज है, ठीक है। 100 यहाँ पे आपका एवरेज है, एवरेज IQ स्कोर है यहाँ पे किसी भी IQ टेस्ट का 100, ठीक है। ये आपको दिया गया था, इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आपको लेवल दिए गए हैं, सुपीरियरिटी के लेवल दिए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आपको दिया हुआ है कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि मेंटल रिटार्डेशन की हुई है IQ के स्कोर के ऊपर। अब यहाँ पे 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, एक तो आपकी क्लासिफिकेशन है AAMR के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको दी हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन है जो आपको यहाँ पे देखनी है। AAMR की क्लासिफिकेशन आपसे बहुत ही पूछी जाती है और हम यही करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होती है, इसे ईजिली तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टफ होती है WHO वाली, मतलब 20 से 34, तो ये थोड़ा रिकॉल करने में थोड़ी वो दिक्कत आती है, ठीक है। जो जनरली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो AAMR की क्लासिफिकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक पर्सन को यहाँ पे माइल्ड कब कह रहे हैं, माइल्ड लेवल ऑफ रिटार्डेशन कब कह रहे हैं, कि जब पर्सन यहाँ पे 55 से लेके 70 तक अप्रॉक्स यहाँ पे वो मार्क्स को अटेन कर पा रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पे 70 तक मार्क्स लेकर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा अभी कि यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन का अगर स्कोर है 70 तो हम उसको कहते हैं कि ये ठीक है, IQ लेवल इसका ठीक है, यानी कि माइल्ड है, माइल्ड उसका यहाँ पे IQ लेवल है, माइल्ड उसकी मेंटल रिटार्डेशन है। लेकिन अगर यही उसका स्कोर कम हो जाए, मतलब ये 35 तक चले जाए, 55 से लेके 30 से 35 से लेके 40 तक चले जाए, तो इसको क्या है, लेवल ऑफ रिटार्डेशन मॉडरेट है। दूसरी तरफ सीवियर एक ऐसी कंडीशन, सीवियर में कि जब क्या है, उसका जो ज़्यादा ही IQ लेवल गिर जाए, मतलब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग से ज़्यादा ही नीचे गिर जाए। 18 साल की उम्र है, अगर 18 साल की उम्र के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, परफॉर्म वो कर रहा है 6 साल की उम्र के बच्चों की तरह, तो वो सीवियर उसकी लेवल ऑफ रिटार्डेशन है, उसको ज़्यादा अच्छे क्योर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसका है। फिर आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड हमारी ऐसी स्टेज है जो काफ़ी बिलो है, बिलो 20 से लेके 25 तक वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन थी जो कि हमें AAMR ने दी थी। दूसरी क्लासिफिकेशन WHO की थी IQ स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैटेगरीज थी एक तरफ और दूसरी तरफ IQ स्कोर। यहाँ पे प्रोफाउंड को क्या कहा इन्होंने, बिलो 20, सीवियर को 20 से 34 लेवल मार्क्स दिए गए। मॉडरेट है, मॉडरेट यानी कि कैसा पर्सन जो 35 से लेके 49 तक मार्क्स को IQ स्कोर को अटेन कर पा रहा है, और माइल्ड यानी कि 50 से लेके 69 तक, ठीक है। तो ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, एक WHO की और दूसरा हमारी किसकी है, AAMR की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जनरली हम AAMR की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम फॉलो करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि एक पर्सन यहाँ पे माइल्ड रिटार्डेड कहलाता है, तो किस तरह के साइंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माइल्ड है तो यानी कि कम, मतलब बहुत ही कम यहाँ पे रिटार्डेशन के लक्षण हैं। ये इसके अंदर डिले तो है लेकिन कम स्टेज पे। अगर मान लो यहाँ पे अर्ली लाइफ में अगर बच्चे को कंपेयर करो, एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बच्चा है, वो जल्दी सीख चलना लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो माइल्ड रिटार्डेड बच्चे हैं ये थोड़ा सा कम, मतलब उनकी रेट से, उनकी ग्रोथ ऑफ रेट से थोड़ा कम इनकी ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो 6 महीने की उम्र में वहाँ पे धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट कर देता है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 8 महीने में, 9वें महीने में ये चलना थोड़ा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ही इनके अंदर यहाँ पे अंतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मॉडरेट रिटार्डेशन देखा जाए तो मॉडरेट रिटार्डेशन ये ज़्यादा ही रिटार्डेड होते हैं एज कम्पेयर टू माइल्ड।
ये क्लमजी होते हैं, ठीक है, क्लमजी होते हैं। ये इनका अच्छा मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, मतलब ये फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स इनकी पूरी तरह से एनहांस नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। मोटर इन कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, अपनी मतलब सही तरीके से कोऑर्डिनेशन ये नहीं बैठा पाते, क्लमजी होते हैं, चीज़ों को सही तरीके से संभाल नहीं पाते, डल होते हैं क्लास में, ठीक है, और इनकी वेशियस पर्सनैलिटी होती है। दूसरी तरफ देखा जाए सिवियर रिटार्डेशन एक ऐसे जो आपके बच्चे या ऐसे पर्सन जिनके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर्टेलिटी यानी कि जो मरने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके हाई चांसेस है कि ससेप्टेबिलिटी डिजीज से काफ़ी ये अफेक्ट हो जाए, ठीक है। मतलब ये अपना ना ध्यान ही नहीं रख पाते, हाइजीन पे ध्यान ही नहीं रख पाते ये अपना, और सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से काफ़ी अलग डिजीज होने के भी इनके चांसेस होते हैं। सेल्फ केयर भी नहीं कर पाते, बेसिक स्किल्स ही नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे अपने इनको टॉयलेट ट्रेनिंग ही नहीं है, तो फीड ही नहीं कर पाते अपने आप को, बेसिक जो सर्वाइवल नीड्स है उन्हीं तरह से बेसिक सर्वाइवल नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनकी मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है और रिटार्डेशन इनका सीवियर है। दूसरी तरफ प्रोफाउंड होते हैं, प्रोफाउंड ऐसे होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, ये 2 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उतना ही इनके अंदर लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल, उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता। 2 साल तक के बच्चों के जितने अंदर दिमाग होता है उतने ही इनके अंदर दिमाग है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, अटेन ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन बहुत ही प्रोफाउंड है, सीवियर है, और ये मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, जिसको हम पागल कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लासिफिकेशन समझ आई होगी कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, और यहाँ पे जो इंटेलिजेंस के जो स्कोर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बेल कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी स्कोरिंग। और यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन है, उसका जो एवरेज जो स्कोर दिया गया है वो 70 दिया गया है। अगर AMR के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे जो स्कोर है वो 85 से लेके 115 तक का है एवरेज स्कोर। 100 को यहाँ पे कहा गया है, 100 को यानी कि 100 यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 यहाँ पे IQ स्कोर दिया हुआ है, एवरेज IQ स्कोर दिया हुआ है, उसके इर्द गिर्द ही देखा जा रहा है कि कितना पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना लो परफॉर्म कर रहा है, और कितनी सिवियरिटी है यहाँ पे उनके रिटार्डेशन में, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन और ये सब कुछ किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है हमारी ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को जानने की, ठीक है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या है, और इसके अंदर कई सारे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जानेंगे जो कि आपको ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्थोपेडिक क्या है। ऑर्थोपेडिक यहाँ पे एक ऐसी इम्पेयरमेंट जो कि इम्पेयरमेंट हो रही है किस लिए, आपके बोन्स की सही तरीके से फंक्शनिंग ना होने के कारण, मतलब आप यहाँ पे आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग में ये एक तरह के हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। आपके मसल्स में पेन है, जॉइंट्स आपके सही तरीके से काम नहीं कर रहे, बोन सही तरीके से काम नहीं कर रही, जो कि आपको कोई भी फंक्शनिंग करने से रोक रहा है, ठीक है। मसल्स के अंदर डिफॉर्मिटी होना, जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटी होना, बोन्स के अंदर डिफॉर्मिटी होना, जो कि आप इंटरफेरेंस कर रहा है किसी भी पर्सन के नॉर्मल फंक्शनिंग में। इसके अलावा अगर देखें तो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि आइडिया 1990 के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट एक इस तरह की इम्पेयरमेंट है जो कि क्या है, एडवर्सली इफेक्ट करती है किसी भी बच्चे के परफॉर्मेंस पे, एडवर्सली इफेक्ट करिए। अब एडवर्सली किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट करिए, मतलब किसी भी पर्सन को यहाँ पे पोलियो होना, ठीक है, पोलियो एक ऐसी कंडीशन है, बोन का ट्यूबरक्लोसिस होना, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा बच्चे के टेढ़े पैर होना, मतलब क्लब फुट यहाँ पे है, ये कंडीशन है। यहाँ पे ब्रिटल बोन है उसकी, बच्चे की, मतलब बार बार फ्रैक्चर्स होने की टेंडेंसी हाई है। तो ये ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे लोकोमोटर भी कहते हैं ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी को, मतलब जिसके अंदर पर्सन यहाँ पे उसको इनएबिलिटी हो रही है डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज को करने में, ठीक है, एग्जीक्यूट करने में, चलने में दिक्कत हो रही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने में उसे दिक्कत हो रही है, सही तरीके से बोन्स की फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, मसल्स सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, नर्व सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है, ये ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस जो कि मेनली हमारी ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के कारण होती है, जैसे कि पुअर मसल कंट्रोल। अगर किसी भी पर्सन को ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है तो वो अपने मसल्स पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता,
ठीक है, मसल्स पे यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वीकनेस है उसको, ठीक है, वीकनेस यहाँ पे हो रही है, फटीग आ रहा है यहाँ पे, पैरालिसिस की कंडीशंस है, यानी कि मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, पूरी मसल्स ही खराब हो गई, मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पे नर्व इनवर्शन हो रहा है, उसे पेन हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है उसे वॉक करने में, अगर क्लाइंब करने में, किसी चीज़ को यहाँ पे बोलने में दिक्कत आ रही है, सेंस करने में दिक्कत आ रही है, पकड़ने में दिक्कत आ रही है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स करने में दिक्कत आ रही है। तो ये एक ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्सन जिसको ज़्यादा ही कंडीशन उसकी ख़राब है, तो वो क्या करता है, मतलब उसको पूरी तरह से चल ही नहीं पाता, ठीक है। यहाँ पे उसे कितने भी इक्विपमेंट्स दे दो, व्हील चेयर्स दे दो उसे, और कई उसे यहाँ पे आर्टिफिशियल यहाँ पे सिंगल वॉच बेस्ड आर्टिफिशियल वॉइस उसको दे दो, तो भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मतलब वो इन चीज़ों का, इक्विपमेंट्स का यूज़ करके भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये उसे एक्सट्रीम और सीवियर तरीके की ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, ठीक है। तो ये आपको बताए हुए है कि किस तरीके से यहाँ पे लिमिटेशंस होती है। पैरालिसिस हो जाता है पर्सन को, मतलब अपने मसल्स पे कंट्रोल ही नहीं रह पाता, हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट उसका पूरा पैरालाइज हो जाता है, ये कंडीशन है। इसके अलावा डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे मोटर फंक्शनिंग करने में, अब छोटी छोटी चीज़ें करने में, चीज़ों को उठाने में, चीज़ों को संभाल कर यहाँ पे रखने में, एक जगह से दूसरी जगह का चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट करने में, तो ये सब कुछ उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे थे कॉजेज़ क्या क्या है, तो कॉजेज़ भी यहाँ पे इसी तरीके से होते हैं, मतलब यहाँ पे हेरिडिटी का कॉजेज़ है, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर की वजह से ऑर्थोपेडिक यहाँ पे कंडीशन हो रही है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना, ये एक तरह का हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि डिफेक्टिव जीन के कैरियर की वजह से हो रही है, ठीक है। और जिसके वजह से जो मस्कुलर वीकनेस हो रही है, मसल्स पे कंट्रोल नहीं रह पा रहा, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, खिंचावपन हो रहा है मसल्स में सॉरी, चलने में दिक्कत आ रही है, ब्रीथ लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये इसका कंडीशन है। फिर इसके बाद आपका जो कंडीशन आती है वो है एक्नोडोप्रेसिया, ठीक है। एक्नोडोप्रेसिया एक ऐसी कंडीशन है, मतलब जिसके अंदर आपके यहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा अपर बैक का, ठीक है। आपकी जो कर्व्ड हो गई है लोअर बैक, मतलब पूरी तरह से जो स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर ही एकदम वो बदल गया और वो घुमावदार हो गया, कर्व हो गया आपकी बैक, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। मतलब जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो रहा है, डिफेक्टिव जीन के कैरियर की वजह से यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कॉजेज होते हैं वूम के अंदर, ठीक है, मतलब जो ऑपरेटिव यहाँ पे कॉजेज है मदर के वूम से जो बच्चे को हो रहे हैं, तो कैसे हो सकता है, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी ऑर्थोपेडिक कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो जाए डिफेक्टिव जीन का, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है कैरियर्स ऑफ डिफेक्टिव जीन हो जाए ऑफस्प्रिंग में, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हो सकता है। पोर और डिफेक्टिव फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो रही है अगर यहाँ पे मदर की प्रेगनेंसी के दौरान मदर को अगर मेल नरिशमेंट हो रहा है, सही से नरिशमेंट नहीं दिया जा रहा, तो भी ये बच्चे के अंदर ऑर्थोपेडिक जो इम्पेयरमेंट है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के समय कोई एक्सीडेंट हो जाए, मदर का इंजरी हो जाए, तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कई तरीके के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे अनकंजीनियर एनवायरनमेंट होना, ठीक है। अनकंजीनियर एनवायरनमेंट होना मतलब रिस्की एनवायरनमेंट पे रहना बच्चे के, जहाँ पे रिस्क प्रॉन एरिया है, अगर बच्चे को वहाँ पे रख रहे हैं, इंजरीज वहाँ पे बच्चे के होने के चांसेस काफ़ी हाई होता है। अगर चाइल्ड अब्यूज़ कर रहे हैं घर पे बच्चों के साथ, तो भी बच्चों को यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होने के चांसेस हाई होते हैं। अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस है, अगर खाने को यहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो ये भी एक तरह के फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है हमारा टैबलेटेड फॉर्म, इसको यहाँ पे मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप कई तरीके की आपने पढ़ी होगी डिसेबिलिटी, कई तरीके के टीचर्स ने भी आपको यहाँ पे पढ़ाई होगी, लेकिन आपको ये नहीं बताया होगा कि ये जो कंडीशंस है ना, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के वजह से भी होती है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स। और यहाँ पे जो भी ऑर्थोपेडिक
जो कंडीशंस है ये आपके मसल्स के थ्रू भी होती है। अब इनको यहाँ पे सेग्रीगेट करके मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लिखा है ताकि सेग्रीगेट करके आप इसे समझ पाए कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से कौन कौन सी यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट हो रही है और मसल्स की तरीके से कौन कौन सी यहाँ पे इंपेयरमेंट हो रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे सेरेब्रल पॉल्सी जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के वजह से हो रही है। न्यूरल्स की यहाँ पे डिफेक्ट के कारण यहाँ पे पर्सन है वो अपने मसल्स पे कंट्रोल खो रहा है, ठीक है, अपने यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, अपने यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट उसको हो रही है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं अब, ठीक है, किसके अंदर कौन सी कंडीशन आती है, कौन किस कंडीशन से यहाँ पे किसका कॉज है। अब यहाँ पे सबसे पहले आती है ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट जो कि मेनली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से होती है। सेरेब्रल पल्सी ही होती है। सेरेब्रल पल्सी यानी कि सेरेब्रल मतलब क्या है, सेरेब्रल मतलब यहाँ पे जो आपके प्रेजेंस को बता रहा है, ठीक है, सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ कॉजेटिव लेसन्स यानी कि क्षति हो जाना और यहाँ पे डैमेज हो जाना आपके ब्रेन का, ठीक है, डैमेज हो जाना आपके ब्रेन का। और पल्सी मतलब कि ब्रेन के डैमेज होने के कारण यहाँ पे इम्पेयरमेंट हो रही है मोटर फंक्शनिंग में यहाँ पे। तो ये कंडीशन क्या है, ये सेरेब्रल पल्सी है। सेरेब्रल पल्सी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया तो न्यूरॉन्स का सही तरीके से कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा। न्यूरॉन्स का कनेक्शन नहीं बैठेगा तो वो न्यूरॉन्स आपके बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और सही तरीके से मोटर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ये सेरेब्रल पल्सी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सेरेब्रल पल्सी यहाँ पे रिगार्ड करते हैं हम एज अ न्यूरोमस्कुलर इंपेयरमेंट, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर इंपेयरमेंट हम इसको रिगार्ड करते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स की वजह से भी है और यहाँ पे मस्कुलर इंपेयरमेंट दोनों के कारण ये हो रही है। डैमेज हो रहा है, पहले ब्रेन डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से मोटर एरियाज भी हमारे डैमेज हो रहे हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है। जो न्यूरॉन्स के अंदर जो मोटर एरियाज है वो भी हमारे यहाँ पे उसकी क्षति हो रही है, लीजन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। सेरेब्रल पल्सी को हम यहाँ पे अगर जन्म से देखें तो इसको यहाँ पे पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। अगर हम अर्ली डिटेक्शन मेजर्स ले लें तो कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में कि जब बच्चा यहाँ पे सेरेब्रल पल्सी के साथ ही पैदा हुआ है तो उस कंडीशन में कैसे करें। उस कंडीशन में आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कुछ असिस्टिव मेजर्स आप ले सकते हैं, पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते लेकिन असिस्टिव मेजर्स आप ले सकते हैं कि उस स्थिति को वही आप कम कर दें उसका इफेक्ट। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल डैमेज को हम कम कर सकते हैं कुछ असिस्टिव मेजर्स लेकर। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेरेब्रल पल्सी होती है इसके कई तरीके के टाइप होते हैं, ठीक है। अब इन टाइप को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि स्पेस्टिक होता है, सेकंड एथियोइड होता है और थर्ड होता है एटेसिक्स, ठीक है, एटेसिक्स। तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो स्पेस्टिक होता है, स्पेस्टिक हमारी ये कॉमन होता है, मतलब 50 से 60% लोगों के अंदर ये होता है जो कि सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित होते हैं। ये एक ऐसा केस होता है सेरेब्रल पल्सी का जो कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे जनरली जो इफेक्ट होते हैं वो बच्चे यहाँ इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ पे इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पे आपकी जो मसल्स की जो टोन है ना वो हाई है, मतलब हाइपोटोनिक आपके मसल्स यहाँ पे हो जाते हैं। मसल्स के अंदर कई सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब अकड़ जाते हैं आपके मसल्स, आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने में दिक्कत आती है, ठीक है, मोटर मूवमेंट्स करने में दिक्कत आ रही है, स्टिफनेस हो रही है, टेंसनेस पैदा हो रही है आपके मसल्स में। तो ये एक तरह की कंडीशन है स्पेस्टिक के अंदर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्पेस्टिक है ना ये भी 3 तरीके के पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, स्पेस्टिक हेमीफिलिया, स्पेस्टिक डायप्लिया और स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लिया, ठीक है। ये तरीके की कंडीशंस है यहाँ पे। स्पेस्टिक हेमीप्लीगिया जो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो हाफ जो बॉडी पार्ट होता है ना वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है, मतलब एक तरह की पैरालिसिस कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हेमीप्लीगिया ऐसी कंडीशन है कि इसका जो हाफ जो हिस्सा है ना वो पूरी तरह से खराब हो गया। एक तरह का सब टाइप है ये सेरेब्रल पल्सी का, जो कि पूरी तरह से डैमेज हो गया आपका ब्रेन का हेमिस्फेयर, जिसके वजह से ब्रेन का हाफ लेफ्ट हैंड साइड का जो हेमिस्फेयर खराब हो गया। हेमिस्फेयर खराब होने के कारण पूरी तरह से कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे, ब्रेन का कंट्रोल ही हट गया और ये पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया आधा हिस्सा पर्सन का।
ठीक है। दूसरी तरफ आता है स्पेस्टिक डायप्लीजिया। जो स्पेस्टिक डायप्लीजिया ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर आपके दोनों मतलब नीचे का जो पूरा हिस्सा है आपका वो अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपकी लेग्स और आर्म्स पूरी तरह से इफेक्ट हो जाती है। आपके जो जो यहाँ पे जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर दोनों तरीके से हो सकता है, या तो ऊपरी भाग पूरी तरीके से खराब हो जाए, ऊपरी भाग मतलब दोनों आर्म्स खराब हो जाए आपका, ना तो निचला भाग आपका खराब हो जाए, यानी कि आपके पैर, दोनों ही पैर खराब हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो जिसको होती है उसको यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेग को क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है। वो पूरी तरह से उसके जो क्लब फुट बन जाते हैं, टेढ़े पैर बन जाते हैं, वो सही तरीके से चल नहीं पाता, तो ये दिक्कत आती है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लिया होती है। स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके चारों ही लिम्स खराब हो जाते हैं, चारों लिम्स खराब हो जाती है, मसल्स भी खराब हो जाते हैं, मतलब आर्म्स भी खराब हो जाती है, लेग्स भी आपके पूरी तरह से खराब हो जाती है। पूरी तरह से आपका कंट्रोल ही नहीं रह पाता अपनी मूवमेंट पे, ना ही आर्म्स पे ना ही लेग पे। ठीक है, और ये क्या है आपका 4 ही लिम्स के अंदर यहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस थी आपकी जो कि सेरेब्रल पाल्सी के यहाँ पे टाइप्स थे। स्पेस्टिक के अंदर थे 3 तरीके के होते हैं, हेमीप्लिया, डायप्लिया और क्वाड्रिप्लिया। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है एथॉइड। एथॉइड कैसी कंडीशन है? सो फ्रेंड्स, जो एथॉइड कंडीशन है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 20% पीपल के अंदर पाई जाती है। जनरली बच्चों के अंदर 20% जो बच्चे हैं ये सेरेब्रल पाल्सी के इस टाइप से अफेक्टेड होते हैं। तो एथॉइड जो सेरेब्रल पाल्सी है वो मेनली क्या होता है आपका, यहाँ पे जो मसल्स है ना, कभी कभी वो काफ़ी लूज हो जाते हैं, मतलब कभी कभी इनके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जाती है और कभी कभी ये काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशंस होती है। कभी मसल ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो गई, कभी मसल ज़्यादा ही रिजिड हो गई, ज़्यादा ही टेंस होगी, तो ये कंडीशन हो रही है। ठीक है, जो आपकी इनवॉलेंट्री यहाँ पे जो मूवमेंट है उसको रोक रही है। ठीक है, मूवमेंट को आपको रोक रही है। यहाँ पे चीज़ों को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो ये सब कुछ आपकी एथॉइड की कंडीशन में होती है। दूसरी तरफ होती है एटिक्सिक। एटिक्सिक आपका ऐसा टाइप होता है सेरेब्रल पाल्सी का जिसके अंदर, जो कि आपका रेयर केस में होता है, मतलब रेयर केस में होता है, 1 से लेकर 10% तक के जो पीपल है इससे ये अफेक्ट होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो डिजी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी में अपीयर टू बी डिजी वाइल वॉकिंग एंड में फॉल इजली इफ नॉट सपोर्टेड। मतलब ये उनकी जो चाल है ना वो डिजी हो जाती है और वो चल ही नहीं पाते पूरी तरीके से। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है, बिना सहारे के वो चल ही नहीं पाएगी। अब जैसे कि आप जितने भी बड़े बुजुर्ग लोगों को देखोगे तो वो अपनी लाठी का सहारा लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं होती तो वो नहीं चल पाते। तो वही कंडीशन है इनकी भी, इस तरीके से यहाँ पे होती है, इनएबिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके अलावा फ्रेंड्स अब बारी आती है स्पाइना बिफिडा की। स्पाइना बिफिडा क्या होती है? सो फ्रेंड्स, स्पाइना बिफिडा हमारा एक तरह का बर्थ डिफेक्ट होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉलम के अंदर होता है, यानी कि बैकबोन के अंदर एक बर्थ डिफेक्ट हो रहा है। स्पाइना बिफिडा हमारी जनरल टर्म होती है कंजीनिटल डिफेक्ट की। कंजेनिटल डिफेक्ट यानी कि बचपन से होने वाले डिफेक्ट की। ठीक है, जन्मजात डिफेक्ट इसके अंदर आ रहा है स्पाइन के अंदर हमारा। ठीक है, स्पाइनल कोड के अंदर जन्मजात यहाँ पे आपका डिफेक्ट आ रहा है जिसके कारण हमारा स्पाइना बिफिडा कंडीशन जनरेट हो रही है। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती यहाँ पे, और जो नर्व्स होती है यहाँ पे स्पाइनल कोड की वो नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर पाती है और यहाँ पे बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कई तरह की कैटेगरी होती है, जैसे कि ऑकल्टा यहाँ पे कैटेगरी है,
मैनिंग लोसी यहाँ पे कैटेगरी है, मैनिंग माइलोसिली यहाँ पे कंडीशन है। तो ये सिवियरिटी को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो स्पाइना बिफिडा की सिवियरिटी है वो किस तरह से यहाँ पे हमारा स्पाइनल कोड है वो डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पे ओकल्टा एक ऐसी स्थिति होती है जो कि आपकी माइल्डेस्ट फॉर्म होती है स्पाइना बिफिडा की, ठीक है, माइल्डेस्ट फॉर्म होती है। ये आपकी क्या होती है, मतलब ये मेल फॉर्मेशन होना, मतलब स्लाइटली डिफेक्ट होता है आपके वर्टिब्रे में, यानी कि मेरुदंड में यहाँ पे हल्का सा डिफेक्ट होता है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे डिफेक्ट होता है। लेकिन जो मैग्नोसिली एक ऐसी कंडीशन है जो कि मॉडरेट स्पाइना बिफिडा को दिखाता है। मतलब यहाँ पे क्या होती है, जो स्पाइनल कोड होती है ना आपकी, वो उसके अंदर उठाव हो जाता है, मतलब वो बल्ज हो जाती है, बल्जिस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, उठने लग जाती है स्पाइनल कोड की, उसके अंदर यहाँ पे घुमाव आ जाता है और इसके साथ साथ ये मोटी हो जाती है। और ये ज्यादा ही कंडीशन वर्स होती है आपकी मैग्नोमाइलिसली में। मैग्नोमाइलिसली ये ऐसी कंडीशन है कि जब आपका जो स्पाइनल कोड है ना वो पूरी तरह से ट्विस्ट हो गया, मतलब पूरी तरह से घूम गया, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे घूम गया और एक अलग ही बल्जी इफेक्ट के साथ, ठीक है, सिवियर कंडीशन होती है। स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कोड का, वो पूरी तरह से प्रोट्रूड्स हो गया, पूरी तरह से घूम गया, यहाँ पे ट्विस्ट हो गया, तो ये कंडीशन होती है। ये काफी सिवियरिटी होती है स्पाइना बिफिडा की, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी है स्पाइना बिफिडा की। स्पाइना बिफिडा एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपका यहाँ पे स्पाइनल कोड डिफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे नॉर्मली जो रिजल्ट करना चाहिए स्पाइनल कोड को वो नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा, बॉडी का लोअर पार्ट यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन आती है इसको हम कहते हैं एपिलेप्सी, यानी कि सीजर डिसऑर्डर। सीजर डिसऑर्डर भी हमारा एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर होता है कि जब हमारे जो माइंड के अंदर सडन अनप्रोवोक्ड यहाँ पे सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे एक तरह के फ्लिट्स पड़ना, आपको दौरे पड़ना, ये कंडीशन होती है इसके अंदर। सीजर डिसऑर्डर होता है, ठीक है, क्रोनोनिक डिसऑर्डर्स होता है ये। सीजर को हम क्या कह रहे हैं, एक तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो रही है जिसके अंदर इंडिविजुअल को यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस का। सडन यहाँ पे सिग्नल्स आना स्टार्ट कर दिया जिसके वजह से यहाँ पे इंसान को फ्लिट पड़ना स्टार्ट हो गए। तो ये फ्लिट्स पड़ते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, एपिलेप्सी में। यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है इसके कारण कि पर्सन यहाँ पे सेंसेशन में डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आती है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। तो ये एपिलेप्सी की कंडीशन होती है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स हेड इंजरीज होती है, ये भी हमारी हो जाती है हेड इंजरी। हेड इंजरी कैसे होती है, अगर मतलब सडन कोई एक्सीडेंट हो जाना, यहाँ पे ब्रेन हैमरेज हो जाना, स्कल का फ्रैक्चर हो जाना, तो ये सारी कंडीशंस होती है, हेड इंजरीज इसके अंदर आती है। ये भी आपके डिफेक्ट सीधा डालते हैं, आपके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पे आपको डालते हैं, दिमाग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से बॉडी की भी फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारा एक ऐसा रेफर करता है जिसके अंदर इनक्यूरेबल प्रोग्रेसिव डिजीज होती है ये, ठीक है, इनक्यूरेबल प्रोग्रेसिव डिजीज होती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है आपके माइंड के अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंदर ये माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर रही होती है। अब आप नॉर्मल देखोगे यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इफेक्टेड होता है नर्व, जो इफेक्टेड होती है ड्यू टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो इस तरीके के स्ट्रक्चर से यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। जैसे कि यहाँ पे जो मेलेनिन होती है वो डैमेज होती है, यहाँ पे जो फाइबर होती है, यहाँ पे ये जो फाइबर होती है ना ये छुपी हुई होती है, मतलब ये जो मेलेनिन जो शीट है ये आपकी फाइबर को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो फाइबर होती है वह एक्सपोज होती है, खुली भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइंड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नर्व के थ्रू कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा और बॉडी की यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी हो रही है, लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट इसके कारण हो रहा है, सही तरीके से सिग्नल नहीं मिल पा रहा, तो सही तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा पर्सन,
ठीक है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर यहाँ पे होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखी जो कि आपके होते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे यहाँ पे कंडीशंस जो मसल्स के थ्रू हो रही है, मसल्स के अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हो रही है। सबसे पहले आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि एक ऐसी डिस्ट्रॉफी जो आपको रेफर कर रहा है इनहेरिटेड डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज जो आपको फैमिली के थ्रू मिली है। ठीक है, फैमिली के थ्रू यहाँ पे मिली है। अगर फैमिली में कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अफेक्ट हुआ है तो वो डिफेक्टिव जीन कैरियर हुआ है, आपके अंदर भी वही आया है जिसकी वजह से आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन जो कि आपके मसल्स है वो वीक बन रहे हैं, आपके जो मसल्स की जो टिश्यूज है वो वीक बन रहे हैं, आपके मसल्स के ऊपर आप कंट्रोल खो बैठते हो, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, हैंड्स के मूवमेंट के अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रह गया है, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कंडीशन है। दूसरी तरफ आता है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस एक ऐसी कंडीशन जिसको हम कह रहे हैं पोलियो जाता था। पोलियो एक ऐसी कंडीशन जो कि आपके पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम को कॉज कर रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को यहाँ पे कॉज कर रहा है, उसको माइल्ड से लेके सीवियर बना रहा है। पैरालिटिक कंडीशंस है वो माइल्ड से लेके सीवियर आपकी कंडीशन क्रिएट कर रहा है, पूरी तरह से पैर खराब हो जाना, ये इसकी स्थिति है। इसके ये क्या है, मेनली जो ऐसे बच्चे जिनको पोलियोमाइलिटिस होता है वो किससे इफेक्ट होते हैं, वो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से अफेक्ट होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, जिसके वजह से उन्हें ये सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। दूसरे अलावा अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके आपके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर पेन है जिसकी वजह से जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से अर्थराइटिस कंडीशन हो रही है। जॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे पेन रहता है, हमेशा ही वीकनेस रहती है, यहाँ पे मसल्स के अंदर, मोशंस के अंदर यहाँ पे वीकनेस रहती है। जनरली ये एडल्टली पीपल को होता है, लेकिन आजकल कुछ कंडीशंस ऐसी है कि ये जुवेनाइल को भी होने लगी है, यानी कि चिल्ड्रंस को भी ये स्थिति हो जाती है। तो उसको हम यहाँ पे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से डिनोट करते हैं, जो कि एक तरह की क्रोनिक सिंड्रोम होता है। इसके अंदर बच्चों के मसल्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके अर्थराइटिस थी जो कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को ये डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक तरह की हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जो कि फैमिली के अंदर होता है। अगर यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर को ये हुआ हो डिफेक्ट, तो आगे जाके वही ट्रांसमिट हो रहा है बच्चे के अंदर और बच्चा इस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से ग्रसित है। ये क्या है, इसके अंदर आपके जो बोन्स है ना वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, बोन्स आपके इजीली यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, बार बार फ्रैक्चर्स होने की टेंडेंसी होती है इस सिचुएशन के अंदर। बोन्स है वो ब्रिटल होते हैं, मतलब खंडित रहते हैं जो बोन्स, यहाँ पे ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, कमज़ोर होते हैं बोन्स, हमेशा फ्रैक्चर आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस यानी कि एक तरह का डिसऑर्डर जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पे जो बोन्स है यहाँ पे ब्रिटल तो होती है, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे को चोट लग जाए तो चोट के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है उसके वजह से भी ये स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोमाइलिटिस कह रहे हैं। ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि चाइल्ड्स के बोन्स के ऊपर ज़्यादा ही ये अफेक्ट करता है, उसके आर्म्स पे, उस पे लेग्स पे। ये यूजुअली तब होता है कि जब बच्चे को यहाँ पे चोट लग जाए और उसकी तरफ से और इन्फेक्शन हो जाए। तो दूसरी तरफ है लैग काफ परथिस डिसीज। ये इस तरह की डिसीज है जो कि आपकी जो लेग्स है, मतलब जो आपकी जो टांगे है वो फ्लैट हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टांगे यहाँ पे है वो एकदम से पतली होगी, फ्लैट हो गई, क्लब फुट हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपके जो पैर है वो मुड़ जाते हैं। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो चाइल्ड मेनली इससे सफ़र करते हैं कि फ्लैट हो जाए हेड का, और आपकी जो हेड ऑफ द फेम्यूर है और हिप बोन में ये डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये डिफेक्ट देखने को मिलता है और मोस्टली ये अकर होता है चिल्ड्रन के अंदर ड्यूरिंग दी 4 से लेके 10 ईयर्स ऑफ एज में।
नेक्स्ट है लिम्ब डेफिशिएंसी। लिम्ब डेफिशिएंसी यानी कि हम कह रहे हैं एम्प्यूटेशन और कंजेनिटल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके जन्मजात कंजेनिटल के थ्रू लिम्ब डेफिशिएंसी हो सकती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है जो बर्थ के दौरान हो जाए, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, इसके वजह से ये स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है लिम्ब डेफिशिएंसी, जो कि आपकी मेजर ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होती है, चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से आपके जो लिम्ब के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, सही तरीके से लिम्ब्स काम नहीं कर पाते, आर्म सही तरीके से काम नहीं कर पाती, लेग्स सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, और यहाँ पे लिम्ब्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि हाथ नहीं है बच्चे का, पैदा होते समय हाथ नहीं है, यहाँ पे पैदा होते समय यहाँ पे लेग नहीं है बच्चे की, तो ये लिम्ब डेफिशिएंसी को ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा किस तरीके की डेफिशिएंसीज है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, और आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इससे कोई भी डाउट है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अब बारी आती है क्वेश्चन करने की। ये क्वेश्चन आपका 2018 का क्वेश्चन है। ये एपिलेप्सी से पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एपिलेप्सी किस तरह का डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, या फिर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है। तो आई होप आपको एपिलेप्सी यहाँ पे समझ आ गया होगा। एपिलेप्सी क्या था, मतलब एक तरह का सीजर डिसऑर्डर, जो आपके माइंड के अंदर सडन आपको सिग्नल मिल रहे हैं, और जिसके वजह से यहाँ पे डिसऑर्डर हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, इसका आंसर दीजिए जल्दी, और सेकंड वाले का भी आंसर दीजिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, एक तरह का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरोमस्कुलर डिसीज है, जो इन्वॉल्व है वीकनिंग ऑफ मसल्स के वीकनिंग हो रही है जिसके कारण, या फिर एक तरह का एक्वायर्ड इंजरी है जो ब्रेन के अंदर हुई है ड्यू टू एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स, या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का ब्रेन में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, तो इन दोनों के आंसर्स बताइए जल्दी जल्दी, फिर हम इसके राइट आंसर देखते हैं। और आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक एक डिसेबिलिटी को यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। गुड। सो यस, फर्स्ट वाले का आंसर आपका न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे एपिलेप्सी का क्या मतलब है। एपिलेप्सी यानी कि सीजर डिसऑर्डर होना, जिसके अंदर आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर जो कि अनप्रोवोक्ड आपका रिकरेंट सीजर्स आपके दिमाग में लेकर आ रहा है। सीजर्स यानी कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल को यहाँ पे सडन और स्पॉन्टेनियस एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ब्रेन के अंदर, जिसके वजह से उसे फ्लिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, हमारा न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिसीज है, मतलब आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो मोटर एरिया है वो डिफेक्ट हो गया है, जिसके वजह से आप यहाँ पे मसल्स की सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो रही है, मसल्स यहाँ पे वीक हो रही है। तो ये क्या है, हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये भी हमने पढ़ा। देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये हमारा क्या है, एक तरह का डिफेक्ट है जिसके अंदर हमारे मसल्स वीक हो गए हैं, ठीक है। मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह पाया है, डिफिकल्टी आ रही है चलने में, ब्रीथ लेने में, अपने हैंड्स के मूवमेंट का यूज़ करने में, हैंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से यहाँ पे डिफेक्ट हो गई है। तो ये आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। सारी की सारी जो भी हमने डिसेबिलिटी पढ़ी है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर कैसी लगी तो जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम in comment section below. Okay friends, till then stay blessed, stay at home and enjoy learning. Thank you.